भूत, आत्मा, गोस्ट, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डेली बेसिस में बात नहीं करते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ कहानियों और हॉरर मूवीज़ तक सीमित रह गई हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें चिल्स तो देती हैं, पर इन पर यकीन बहुत कम लोग कर पाते हैं। Once a wise man said, I would rather be afraid of a living tiger than an invisible ghost. आज से 5 साल पहले अगर मुझे कोई ये बात कहता तो मैं भी इस बात को सपोर्ट करता, पर उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि मेरे देखने का नज़रिया ही बदल गया। आज मैं आपके साथ उन्हीं घटनाओं में से एक घटना शेयर करने जा रहा हूँ। ये मेरे साथ एक सच्चे इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। अगर आप में से कुछ लोग इसको फिक्शन मान के सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, पर सुनिएगा ज़रूर। तो ये बात है 2017 की, 2017, जब मैं 12th करने के बाद देहरादून शिफ्ट हुआ। मैंने जेईई मेंस की प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप लिया, और जब कभी मैं पढ़ाई से बोर हो जाता था तो मैं अपने दोस्त सक्षम के कॉलेज निकल जाया करता था। मैं उसके साथ उसके कॉलेज घूमा करता था। देखते ही देखते सक्षम के कुछ दोस्त और उसके कुछ सीनियर्स के साथ मेरी बहुत अच्छी जान पहचान हो गई और हम दोस्त बन गए। एक दिन हम सब लोग सक्षम के कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठे हुए थे, जहाँ पर सक्षम और उसकी गर्लफ्रेंड श्रुति, उसके सीनियर आशु भैया और प्रिया दीदी और उसके 3 दोस्त आकाश, सिमरजीत और देव, ये सब बैठे हुए थे। आज से 3 दिन बाद श्रुति और सक्षम के रिलेशनशिप को 3 साल होने वाले थे। हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इस स्पेशल डे को हम लोग मसूरी जाकर सेलिब्रेट करें। तो ठीक 3 दिन बाद हमने अपने अपने 2 व्हीलर्स निकाले और हम लोग मसूरी निकल पड़े। हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग मेन रूट से ना जाकर, क्योंकि मेन रूट में काफ़ी ट्रैफिक रहता है एंड ऑल्सो वहाँ पे पुलिस चेकिंग होती है, और हम में से कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो हम लोगों ने किमाड़ी वाला रास्ता चूज़ किया। किमाड़ी वाला रास्ता वाया लंबीधर माइंस होते हुए मसूरी जाता है। जिन लोगों को लंबीधर माइंस के बारे में नहीं पता है, अगर आप उत्तराखंड की टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस सर्च करेंगे तो आपको लंबीधर माइंस का भी रेफरेंस वहाँ पे मिल जाएगा। खैर, बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। तो हम लोगों ने किमाड़ी वाला रास्ता चूज़ किया। हम लोगों ने अपने अपने 2 व्हीलर्स उठाए और हम लोग निकल पड़े। हमारे पास पोर्टेबल स्पीकर्स थे जिस पे हम लोगों ने फुल वॉल्यूम पे गाने बजाए हुए थे, और फुल मस्ती में हम लोग मसूरी निकल रहे थे। मसूरी पहुंचते ही हमने पहले माल रोड घूमना स्टार्ट करके हम लोग लाल टिप्पा की तरफ बढ़ने लगे। लाल टिप्पा जाते हुए एक जगह पड़ती है 4 दुकान, जो अपने पैनकेक्स के लिए बहुत फेमस है। तो हम लोग वहाँ पर रुक गए और कुछ पैनकेक्स ट्राई करने लगे। पैनकेक्स खाते खाते और पिक्चर्स क्लिक करते करते हमें वहीं पे काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद हम लोग लाल टिप्पा की तरफ बढ़ने लगे। हम लोगों ने फुल वॉल्यूम में गाने बजाए हुए थे और मस्ती करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे। हमारी इंटेंशन किसी को हर्ट करने की नहीं थी, पर हम इस बात से अनजान थे कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं उस रास्ते पे क्रिश्चियन सेमेट्री पड़ती है। थोड़ी देर में जब हमें ये चीज़ नोटिस में आई कि हम लोग जिस एरिया से जा रहे हैं शायद हमें वहाँ पे हल्ला नहीं करना चाहिए, तो हम लोगों ने अपने स्पीकर्स बंद किए और हम लोग चुपचाप लाल टिप्पा की तरफ बढ़ने लगे। एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे काफ़ी चढ़ाई होने की वजह से हमारी स्कूटियाँ उस पर नहीं चढ़ पा रही थी। समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो हमें लगा कि इस प्लान को यहीं पे अभी अबॉर्ट कर देते हैं और यहीं आसपास कहीं पे पिक्चर्स क्लिक करके निकलते हैं। तो हमारी नज़र वहाँ पे चर्च की तरफ पड़ी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना चर्च में कुछ पिक्चर्स क्लिक करके फिर देहरादून को निकला जाए। हम लोग चर्च की तरफ बढ़े। चर्च का फ्रंट गेट काफ़ी सुंदर बनाया हुआ था, और चर्च का बैक गेट जो था वो ग्रेवयार्ड को खुलता था। हम लोग वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर ही रहे थे कि आंसू भाई की नज़र एक फॉरेनर की तरफ पड़ी। यूँ तो मसूरी एक टूरिज़्म स्पॉट है, तो वहाँ पे किसी फॉरेनर का दिखना एक कॉमन सी बात है, पर यहाँ पर हमें वो फॉरेनर एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रही थी, क्योंकि हर किसी को उसके साथ पिक्चर्स क्लिक करके अपने सोशल मीडिया में डालना था। आशु भाई ने हमारी तरफ से लीड ली और वो फॉरेनर से जाके पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। उन्हें जैसे ही ग्रीन फ्लैग मिला, आशु भाई ने उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करनी स्टार्ट करी
और वो एक सिलसिला शुरू हो गया। हमारे ग्रुप का हर एक लड़का जाता, उनके साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक करता। ये चीज़ चली रही थी, मेरी नज़र अचानक से आकाश की तरफ पड़ी। मैंने आकाश को देखा तो आकाश के चेहरे के रंग उड़ा हुआ था। आकाश कुछ घबराया हुआ सा था, उसके पसीने छूट रहे थे। मैं आकाश के पास गया, मैंने आकाश से पूछा कि सब ठीक तो है। आकाश मुझे बहुत घबरा कर देखता है और मुझसे कहता है कि भाई मुझे नहीं लगता यहाँ पे रुकना सही रहेगा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा था आकाश ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि अभी तक दिन भर उसका बिहेवियर ऐसा नहीं था। मैंने आकाश को बोला तेरी तबीयत ठीक तो है, बट फिर उसका रिप्लाई वही था कि प्लीज़ मेरी बात मानो, यहाँ पर रुकना सही नहीं है, यहाँ से निकलते हैं। मैं बाकी सब लोगों के पास गया, उन्हें बताया कि टाइम काफ़ी हो गया है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। आकाश की भी शायद तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, तो क्यों ना यहाँ से निकला जाए। हम सब लोग चर्च से बाहर आए। हम जैसे ही अपने 2 व्हीलर्स की तरफ बढ़ रहे थे तो काफ़ी तेज़ी से आंधियाँ चलने लगी। हिल स्टेशन में मौसम कभी भी बदल जाता है, तो हमें ये एक इशारा था कि मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए इससे पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हम लोग जैसे ही अपने 2 व्हीलर्स पे बैठने वाले थे, एक हवा का झोंका इतनी तेज़ आया कि हमारी कुछ स्कूटी वहाँ पे हवा की वजह से गिर गई। हम लोगों ने फटाफट अपनी अपनी स्कूटी बाइक्स उठाई और हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोगों ने सेम पैटर्न फॉलो किया। हम लोग किमाड़ी वाले रास्ते से देहरादून को निकल पड़े। मेरे आगे दीदी स्कूटी चला रही थी और उनके साथ आशु भाई बैठे हुए थे और बाकी लोग हमारे पीछे थे। अचानक ही स्कूटी डिसबैलेंस हुई और वो लोग स्लिप हो गए, और स्लिप होते होते वो लोग ऑलमोस्ट खाई की तरफ गिरने वाले थे। मैंने फटाफट से अपनी बाइक का स्टैंड लगाया और मैं उनको उठाने के लिए उतरा। मैंने उन्हें उठाया, उनकी स्कूटी उठाई, बाकी सब लोग भी वहाँ पे पहुँच गए। उन लोगों ने भी फटाफट फर्स्ट एड किट निकाली, थोड़े बहुत स्क्रैचेस जो आए थे उन पे बैंडेड्स लगाए। ये चीज़ चली रही थी कि मेरी नज़र अचानक से आकाश की तरफ फिर पड़ी। मैंने आकाश को देखा। आकाश जिस स्टेट पे मैं उसे छोड़ के आया था वो एग्जैक्टली उसी स्टेट पे बाइक पे बैठा हुआ था। उसके आसपास क्या हो रहा था उसे कोई अंदाज़ा नहीं है। उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ बीच सड़क पे किसी चीज़ को देख रही थी। जब मैंने सड़क की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। मैं आकाश के पास जाता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ आकाश सब ठीक तो है। आकाश फिर से घबराए हुई हालत में मुझसे कहता है यहाँ से निकलो प्लीज़। मैं हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से निकलो। अब ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करने लगी थी कि आकाश को हो क्या रहा है, पर मैं बाकी सब लोगों को और टेंस नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने उन सबको कहा कि अंधेरा होने लगा है, इससे पहले रात पड़ जाए, आराम आराम से यहाँ से निकलते हैं। हम लोगों ने अपने अपने 2 व्हीलर्स उठाए और हम लोग फिर से देहरादून की तरफ निकल पड़े। देहरादून पहुँचने के बाद सक्षम श्रुति को छोड़ने उसके घर की तरफ निकल पड़ा। उसके बाद जो सबसे पहला स्टॉप आता है वो मेरा आता है। तो दिलाराम चौक पे जब मैं उतरा, बाकी सब लोग रेड लाइट के वजह से वहाँ पे रुके हुए थे। जैसे ही रेड लाइट ग्रीन लाइट में टर्न होती है, सब ने अपनी अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट करी। वो जैसे ही निकल रहे थे, सिमरजीत की बाइक डिसबैलेंस होती है और वो स्लिप होके गिर जाती है। जब तक बाकी कोई भी इस चीज़ पे रिएक्ट करता, तब तक सिमरजीत ने अपने आप ही वो बाइक उठाई और वो निकल पड़ा। मैं अपने घर पहुंच गया। ठीक 45 मिनट्स बाद हमें एक कॉन्फ्रेंस कॉल आई। हम सब लोग उस कॉन्फ्रेंस कॉल पे जुड़े हुए थे। सब लोग पूछ रहे थे कि सब घर पहुंच गए हैं। तो तभी हमें पता चलता है कि आशु भाई जब प्रियादी को छोड़कर अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे तो एक टी पॉइंट में एक ऑल्टो कार वाले ने उन्हें हिट कर दिया, जिसके वजह से वो गिर गए और उनके घुटने पे चोट लगी। चोट इतनी ज़्यादा नहीं थी, कुछ स्क्रैचेस थे, पर आज ही आशु भाई का दूसरा एक्सीडेंट था। हम लोग ये बात कर ही रहे थे, अचानक से कॉन्फ्रेंस कॉल में कोई रोना स्टार्ट करता है। मैं समझ गया था ये आकाश ही हो सकता है, तो मैंने आकाश से पूछा कि आकाश क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो, क्योंकि सब घबरा गए थे उसे रोता देख। तो आकाश कहता है अब हम में से कोई नहीं बचेगा, वो हमारे साथ आ गई है, अब वो हमें छोड़ेगी नहीं। मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ से निकलो, तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। कोई समझ नहीं पा रहा था ये आकाश कैसी बातें कर रहा है, पर मुझे शायद आइडिया लग चुका था कि आकाश के साथ क्या चल रहा था। मैंने जब आकाश को पूछा कि थोड़ा क्लियरली बताओगे कि हुआ क्या है, तो आकाश हमें बताता है कि फॉरेनर समझकर जिसके साथ हम पिक्चर क्लिक कर रहे थे वो असल में एक भूत था, जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल खुले थे, उन बालों के पीछे से सिर्फ एक आँख आकाश को देख रही थी। आकाश ने जब बोलने की कोशिश करी तो उसने आकाश को इस तरीके से घूरा कि आकाश घबरा के मारे कुछ बोल नहीं पाया। जब आकाश ने मुझे वो बात बताई और हम लोग जब चर्च से निकल रहे थे, वो आत्मा उसी जगह पे खड़ी थी जहाँ पे हमारे 2 व्हीलर्स खड़े थे। जब हम लोग किमाड़ी वाले रास्ते से घर आ रहे थे तो उस सड़क के बीच में भी वो आत्मा खड़ी थी जहाँ पर प्रिया दी की स्कूटी स्किड हुई।
आकाश ने फिर उस टाइम पे जब मुझे बताने की कोशिश करी तो फिर वो आत्मा उसे घूर घूर के देख रही थी। ये बात सुनने के बाद हम में से काफ़ी लोग घबरा गए, पर कुछ लोग इस बात के डिनायल में थे कि ये आकाश का सिर्फ एक वहम है, ये आकाश हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इस बात को प्रूव करने के लिए आशु भाई ने जब कहा कि रुक जा, मैं तुझे अभी पिक्चर्स दिखाता हूँ, अभी क्लियर करते हैं, उन्होंने जैसे ही अपने DSLR से मेमोरी कार्ड निकाला और अपने लैपटॉप में लगाया, थोड़ी देर बाद आशु भाई की आवाज़ आती है, फक, ये क्या भाई। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से आशु भाई ऐसा क्यों बोल रहे थे। हमने जब आशु भाई से पूछा कि क्या हुआ है तो आशु भाई बताते हैं कि भाई DSLR में हर एक पिक है, पर फॉरेनर के साथ खींची हुई एक भी पिक क्लिक नहीं हुई है। हम समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि हम में से काफ़ी लोगों को DSLR बहुत अच्छे से चलाना आता है और हमें काफ़ी अच्छे से याद है कि पिक्चर्स हमने क्लिक की थी। ये चीज़ सुनने के बाद श्रुति और प्रिया दी भी रोने लगे। हम सब लोग इतना घबरा गए थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैं जो इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करता था, उस दिन मैं भी अपने तकिया के नीचे हनुमान चालीसा रख के सोया। आप में से काफ़ी लोग इसको एक मनगढ़ंत कहानी समझ के या फिक्शन समझ के सुन रहे होंगे, पर मैं आपको बता दूं कि ये मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है। आज भी जब हम लोग मिलते हैं, साथ में बैठते हैं और कभी ये टॉपिक खुलता है, आज भी हमें चिल्स आ जाते हैं, आज भी हमें गूज बम्स आ जाते हैं। हम में से काफ़ी लोग ये मानते हैं कि शायद मेमोरी कार्ड का डाटा उड़ गया हो ट्रांसफ़र करते हुए, इस वजह से ऐसा हुआ हो, बट ये हमारे साथ हुआ था। और जब हमने तहकीकात की तो हमें पता चला कि सिर्फ हम इकलौते ऐसे नहीं थे जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई थी। काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने सफ़ेद कपड़े, खुले बाल में एक औरत को उस सेम जगह पे स्पॉट किया था। यहाँ तक कि अगर आप मसूरी के उस सेमेटरी में जाओगे तो वहाँ पर आपको देवदार के पेड़ में पैम्पलेट्स लगे मिलेंगे। प्रिंटेड फॉर्म में एक कागज़ दिखेगा जिस पे लिखा है कि काफ़ी बार यहाँ पे ऐसी चीज़ स्पॉट हुई है, तो अगर आप रात को यहाँ पे आ रहे हैं तो आप अपने खुद के रिस्क में यहाँ पे आए। तो ये थी मेरी एक कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और मैंने आपके साथ शेयर करी। मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसे लगी। मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हमारे साथ क्या हुआ था। ये आकाश का वहम था या सच में आप में से किसी के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं। ऐसी ही कुछ और घटनाओं के साथ मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा, इसी उम्मीद में कि आप लोग मुझे फिर सुनने आएंगे। तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।